हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम आपका डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का साइंस का। ठीक है, साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और साइंस का जो चैप्टर आपका 1 है, चैप्टर जो आपका 1 है पृथ्वी और आकाश। ठीक है, वो मैंने आपका पूरा पढ़ा दिया है। आप साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके क्या है पूरा आप वीडियो देख सकते हैं। और क्या है, आपकी मैंने मैथ की भी प्लेलिस्ट बना दी है। मैं सबकी आपकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना रही हूँ, ताकि आपको क्या है कोई भी दिक्कत ना हो, कुछ भी कोई सी भी क्लास को देखने के लिए। ठीक है, तो आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में से जो भी आपको वीडियोस देखनी है, जो आपको क्लास लेनी है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे मृदा तथा फसलें, चैप्टर नंबर 2 साइंस का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपका जो चैप्टर 2 है, मैंने देखिए इसकी पूरी ही यहाँ पे पूरा आपका चैप्टर 2 यहाँ मैं आपको समझाऊंगी। और आज की वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर 2 यहाँ पे समझ में आने वाला है, मृदा और फसलें। तो इसमें मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में, ठीक है, और फसलों के बारे में सभी यहाँ पे आपको पूरे नोट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस कॉपी और पेन लेके बैठना है और अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं और समझते हुए चलना है जो मैं समझा रही हूँ, बस। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग इतने सारे लोग वीडियोज़ देखते हो, लेकिन आधे लोग लाइक करते हो। ठीक है, ये क्या बात हुई, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको अच्छे-अच्छे नोट्स आपको क्या है प्रोवाइड करा सकूँ, आपको अच्छा-अच्छा क्या है कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँ और अच्छे से आपको समझाऊँ। ठीक है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और क्या है अपने फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए। वीडियो को ना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, पहला है आपका मृदा तथा फसलें। तो मृदा और फसलें क्या होती है, तो पहला है आपका मृदा। मृदा मतलब सॉइल, ठीक है, मिट्टी। तो पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने तथा अन्य पदार्थों को छोटे कणों में बदलने से मृदा का निर्माण होता है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर बहुत सी आपकी चट्टानें होती हैं, उनके टूटने फूटने से तो आपका क्या है मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी होती है मृदा। ठीक है, अब मृदा के बारे में कुछ ज़रूरी आपके पॉइंट हैं, वो आप लोग जान लीजिए। केचुआ मृदा में छेद करते हैं, जिससे मृदा वायु युक्त बन जाती है। ठीक है, देखिए केचुए जो होते हैं ना, मिट्टी में क्या है वो छोटे-छोटे छेद कर देते हैं। इन छेदों के द्वारा वायु अंदर जाती है और क्या है मिट्टी को नमी प्रदान होती है और क्या ऑक्सीजन मिलती है। और क्या केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, केचुओं क्या है किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में छेद करके किसानों की हेल्प करते हैं। ठीक है, केचुओं को प्रकृति का हलवाहा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकृति का हलवाहा मतलब प्रकृति में मिट्टी में जो छेद करते हैं, इस वजह से उन्हें प्रकृति का हलवाहा भी कहा जाता है। मृदा में बहुत से जीवाणु, बैक्टीरिया, सेल, फफूंदी पाए जाते हैं, जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, मिट्टी जो होती है उसमें बहुत तरीके के आपके जीवाणु, विषाणु, ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो क्या है मृदा में उनकी उर्वरता मतलब जो फसल उसमें उगाए, उसके लिए क्या है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मिट्टी। और मिट्टी में क्या होते हैं आपके केचुए। केचुओं को क्या कहते हैं, किसानों का मित्र कहा जाता है, प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। और मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, फफूंद होते हैं, जो क्या है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब मृदा के प्रकार। अब देखिए मृदा कितने प्रकार की होती है, तो देखिए रंग, बनावट तथा अवयवों के आधार पर भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। 6 प्रकार की आपकी मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी, लाल मिट्टी, रेड सॉइल, ठीक है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जलोढ़ मिट्टी आपकी होगी, एलुवियल सॉइल, और रेतीली मिट्टी, डिजर्ट सॉइल, पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल, और लाल दानेदार मिट्टी जो है आपकी लेटेराइट सॉइल भी बोलते हैं या लेटेराइट मिट्टी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा लाल मिट्टी। अब देखिए लाल मृदा क्या होती है, रेड सॉइल क्या होता है। इस मृदा में आयरन ऑक्साइड होने के कारण यह रंग में लाल होती है। ठीक है, ये जो मिट्टी है ना, ये इसमें क्या होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से क्या है ये मिट्टी लाल रंग की होती है। इसमें खाद एवं उर्वरक डालकर उपजाऊ बना सकते हैं। मतलब इसमें जो लाल मिट्टी होती है ना, इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, खाद और उर्वरक डालते हैं। ठीक है, जिससे क्या है ये मिट्टी उपजाऊ बन सके। ये हो गई आपकी लाल मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या है इसका रंग लाल होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारी काली मिट्टी। अब देखिए काली मिट्टी क्या होती है, यह मृदा बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है, ठीक है। इसमें आयरन एवं मैग्नीशियम के यौगिक पाए जाते हैं, किसमें, काली मिट्टी में आपकी, ठीक है। इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी है, देखिए काली मिट्टी में क्या है आपका, कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी होती है, इसलिए इस मिट्टी को हम काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इस मिट्टी को काली कपास भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ये क्या होता है आपका, यह मृदा पर्वतों से नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। जो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या होती है, ये नदियों द्वारा बहाकर जो लाई जाती है ना, वो आपकी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। मतलब ये बनती कैसे है, ये नदी के किनारे मृत्तिका, रेतीली तथा जो गादयुक्त कणों के जमने से मृदा जो बनती है वो आपकी जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है और मृत्तिका, रेतीली और गादयुक्त कणों के द्वारा जमने से क्या है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। जलोढ़ मृदा को सामान्य रूप में खादर भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, सामान्य रूप में इसका एक और नाम क्या है आपका, खादर, ठीक है। इसको क्या है, खादर भी आपका कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रेतीली मिट्टी, रेतीली मृदा, डिजर्ट सॉइल। अब देखिए डिजर्ट सॉइल क्या होता है, रेतीली मृदा राजस्थान एवं गुजरात में मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, आपके राजस्थान और गुजरात के मरुस्थल में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे देखिए डिजर्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे पाई जाती है। और इस प्रकार की मृदा क्या है, बलुई, छिद्रिल तथा इसमें लवणों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। किसमें, रेतीली मिट्टी में। इस मृदा में खरबूज, तरबूज, चुकंदर, गाजर आदि की खेती की जाती है। किसमें की जाती है, रेतीली मिट्टी में। रेतीली मिट्टी में ही खरबूजा, तरबूज, चुकंदर, गाजर, इन सब की खेती रेतीली मिट्टी में की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल। अब देखिए माउंटेन सॉइल क्या होता है, पर्वतीय मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन की खेती की जाती है, ठीक है। तो ये जो पर्वतीय मृदा है, माउंटेन सॉइल है, ये क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। तो इसीलिए इस मिट्टी में क्या करते हैं हम, धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, गन्ना, तिलहन, ये सभी क्या है, पर्वतीय मृदा में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। अब देखिए लाल दानेदार मिट्टी, लैटेराइट सॉइल, ये क्या होती है, इस प्रकार की मृदा में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं होते हैं। किसमें, लैटेराइट सॉइल में। यह मिट्टी लाल भूरे रंग की होती है। इसमें चाय, कॉफी, काजू, नारियल की फसल की जाती है। किसमें की जाती है, लैटेराइट सॉइल में। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि लैटेराइट जो आपका मिट्टी है उसमें किसकी खेती की जाती है, तो किसकी खेती की जाती है, चाय की, काजू की, कॉफ़ी और क्या है, नारियल, इन सभी की जो खेती है वो आपकी लैटेराइट मिट्टी में की जाती है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, आपकी मिट्टी हो गई, ठीक है। आपकी 6 प्रकार की मिट्टी है रंग और उपयोग के आधार पर, तो ये आपकी 6 प्रकार की मिट्टियाँ हो गई, ठीक है। अब देखिए मिट्टी के उपयोग क्या क्या है, मिट्टी के उपयोग देख लेते हैं। मिट्टी क्या है, कृषि के लिए, सबसे पहला तो आपके कृषि के लिए उपयोगी है, कृषि के लिए उपयोगी है। पौधों के लिए मृदा महत्वपूर्ण है, देखिए पौधों के लिए आपको मिट्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें महत्वपूर्ण, जो आपके देखिए पौधे होते हैं, पौधों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो किस में होते हैं, मिट्टी में होते हैं ना। तो यहाँ पे मृदा में क्या होते हैं, पौधों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। ईंट निर्माण में, देखिए जो ईंट होती है वो आपकी मिट्टी से तो बनी होती है, फिर जो मिट्टी की आप ईंट बना के फिर क्या होता है, उसको भट्टे में पकाया जाता है। जब उसको भट्टे में पकाते हैं तब आपकी क्या है, वो ईंट पक्की होती है, ठीक है। पक के क्या है, वो ईंट का निर्माण हो जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो, उसमें मिट्टी का यूज होता है सिरेमिक बनाने में, ठीक है। सिरेमिक क्या होते हैं, आपकी सिरेमिक बर्तन भी होते हैं। और क्या है, एंटीबायोटिक, त्वचा मलहम, तपेदिक औषधियाँ बनाने में, ठीक है। अब देखिए कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती है ना जो एंटीसेप्टिक का काम भी करती हैं, एंटीसेप्टिक दवाइयों का काम, औषधियों का काम करती हैं त्वचा मलहम में। जैसे कि आपने एक देखा होगा मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी क्या होती है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो देखिए यहाँ पे जो मिट्टी है वो यहाँ पे क्या है, आपकी औषधि का काम भी कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो आपका कॉस्मेटिक आपका प्रोडक्ट का काम भी कर रही है। काफ़ी लोग क्या है, फेस पे लगाते हैं उसे, और उससे कहते हैं कि उसे लगाने से क्या है, फेस पे चमक आती है। तो यहाँ पे एक ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, आपका मिट्टी का। अब देखिए फसलें क्या होती हैं, ये तो आपकी हो गई मिट्टी की बात। फसलें क्या होती हैं, फसलें क्या होती हैं, फसल, भारत में विभिन्न फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है सभी
देशों में सबसे ज़्यादा जो फसल उत्पादक होती है वो कहाँ होती है? भारत में होती है। ठीक है? तो भारत में प्रमुख फसलों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन-कौन सी? अब देखो कौन-कौन सी? अनाज, ठीक है? अनाज, नकदी फसल, बागान फसलें और बागवानी फसलें। ठीक है? इन 4 आपके श्रेणियों में विभाजित किया गया है भारत की फसलों को। अनाज जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, ये हो गई सब आपकी अनाज। नकदी फसलें, नकदी फसलें जैसे कपास, जूट, तंबाकू। नकदी फसलें होती कौन-सी हैं? अब देखिए नकदी फसलों का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी किसान ने जो फसल उगाई उसमें से क्या करेगा वो थोड़ी अपने यूज़ के लिए रख लेगा और क्या है उसका आधे से ज़्यादा भाग क्या है वह बेचने के लिए या बिक्री के रूप में क्या है उसको बेच देगा। वो आपकी होती है नकदी फसलें, ठीक है? अब बागान फसलें कौन-कौन सी होती हैं? चाय, कॉफ़ी, नारियल। ये हो गई आपकी बागान फसलें और बागवानी होती है जैसे फल और सब्जियाँ, ठीक है? तो ये हो गई आपकी फल और सब्जियाँ क्या हो गई? बागवानी फसलें हो गई, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका फसल चक्र। फसल चक्र क्या होता है? तो एक निश्चित अवधि में किसी निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस क्रम में उत्पादित करना कि कृषि की उर्वरा शक्ति कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। जैसे कि आपने देखिए फसल जो चक्र होता है ना, फसल उगाने का एक अपना टाइम होता है, ठीक है? तो निश्चित अवधि में और निश्चित क्षेत्र में, ठीक है? निश्चित अवधि का मतलब है कि 1 महीना, 2 महीना ये निश्चित टाइम हो गया और निश्चित क्षेत्र मतलब कितने बीघे में आप लोग कर रहे हो, ठीक है? और फसलों का जो क्रम उत्पादित करना है वो कृषि की उर्वरा शक्ति है जो मतलब उसकी उगाने की जो शक्ति है उसका क्या है कम से कम उसकी ह्रास का मतलब होता है हानि हो, ठीक है? तो ये आपका फसल चक्र कहलाता है, ठीक है? इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि आपकी जो आपकी कृषि की जो उर्वरा शक्ति है वो उसका ह्रास जो है उसकी जो हानि है वो कम से कम हो, ठीक है? भारतीय फसल चक्र 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है, ठीक है? कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक। नेक्स्ट है आपका भारत का फसल चक्र। अब देखिए भारत का फसल चक्र कैसा है? देखिए पहले क्या है बीज बोना। पहले हम क्या करते हैं बीज बोते हैं, सीड सोइंग, ठीक है? उसके बाद बीज बोने के बाद सिंचाई, इरिगेशन, ठीक है? सिंचाई करने के बाद फसल वृद्धि होती है, क्रॉप ग्रोथ, ठीक है? जो आपकी फसल है उसकी क्या है वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। उसके बाद उपजाऊ बनाना, ठीक है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है? नेक्स्ट है उसके बाद उपजाऊ के बाद कटाई। जब वो पूरी उग जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है उसके बाद कटाई के बाद फसल नियुक्ति, क्रॉप सिलेक्शन, फसल की क्या है नियुक्ति करते हैं। फिर उसके बाद भूमि तैयार, फिर से तैयार करते हैं भूमि किसके लिए? बीज नियुक्ति, मतलब बीज नियुक्त करते हैं, सीड मतलब बीजों का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद भूमि तैयार किस लिए करते हैं हम? दोबारा से बीज बोने के लिए, ठीक है? तो भूमि तैयार करते हैं, भूमि तैयार करने के बाद फिर से बीज नियुक्त करते हैं, बीज नियुक्त करने के बाद फिर से बीज क्या है बो देते हैं। तो ये जो चक्र है आपका इसी क्रम में चलता रहता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका फसल चक्र। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि इसका फसल चक्र जो है वो क्या है। पहले आपका बीज बोना, सिंचाई, फसल वृद्धि, उपजाऊ बनना, कटाई, फसल नियुक्ति, भूमि तैयारी और बीज नियुक्ति। ये हो गई आपकी फसल चक्र। नेक्स्ट है आपका फसलों का वर्गीकरण। अब देखिए फसलों का वर्गीकरण, भारतीय फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन सी? रबी की फसल, ठीक है? रबी की फसल, जायद की फसल और क्या है खरीफ की फसल, ठीक है? तो ये आपके 3 भागों में बांटा गया है किसको? फसलों को। भारतीय फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका रबी की फसल। तो देखिए ये जो फसलें हैं, ये फसलें अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल तक काटी जाती हैं। देखिए ये जो फसलें होती हैं इनको बोने का टाइम कब है? अक्टूबर से नवंबर तक है और मार्च से अप्रैल तक क्या है इनको काट लिया जाता है। मार्च से अप्रैल के बीच में इनको काट लिया जाता है। रबी की फसलों को शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें भी कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें भी कहते हैं रबी की फसल को। और इसमें रबी की फसल में कौन-कौन सी आएंगी आपकी? गेहूं, जौ, मक्का, चना, सरसों, मेथी, राई, जीरा आदि। ये सब क्या है? खरीफ की फसल, सॉरी रबी की फसलें हैं आपकी, ठीक है? तो जैसे हम ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है आपकी, रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा। क्या है? रबी का मतलब है आपकी रबी की फसल, ठीक है? आ का मतलब है आपका आलू, रा का मतलब है राई, जू का मतलब है आपका जौ, ठीक है? के आपका यहाँ पे साइलेंट है, सा का मतलब है सरसों, चा का मतलब है चना,
ठीक है। और गा का मतलब है आपका गेहूं, ठीक है। और मा का मतलब है आपका मटर, और मे डूबा यहाँ पे है सैलेंट, ठीक है। तो रबी की फसल आपको याद हो गई, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, ठीक है। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, याद होगी ना रबी की फसल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट है हमारी खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल देखते हैं क्या है। खरीफ की फसल, ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। कब, जून से जुलाई, मतलब जून से जुलाई के बीच में क्या है ये बोई जाती हैं। और काटते कब हैं हम इसको, सितंबर से अक्टूबर के बीच में काटी जाती हैं, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में क्या है ये काटी जाती हैं। ऐसी फसलों को उष्ण कटिबंधीय फसलें कहते हैं, ठीक है। जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, तंबाकू, उड़द, सोयाबीन आदि। ये सब क्या है, ये सब है आपकी खरीफ की फसलें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, बोई कब जाती है और काटी कब जाती है। जून से जुलाई में बोई जाएंगी, सितंबर अक्टूबर में काटी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसकी ट्रिक देख लीजिए जिससे आपको ये याद रहे। ट्रिक है इसकी, अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा। ये किसकी है, ये है आपकी खरीफ की फसल की, खरीफ की फसल की, ठीक है। अब देखिए अरे मतलब अरहर, गा से मतलब गन्ना, धा से धान, बाजा मतलब बाजरा, जा से ज्वार, मत माँ से है आपका मक्का या मूंग, और ता से है आपका तिलहन, और बजा यहाँ पे है आपका साइलेंट, ठीक है। तो ट्रिक हो गई आपकी, अरे गधा बाजा मत बजा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जायद की फसल, जायद की फसल, ठीक है। देखिए आप लोग के लिए मैं कितनी अच्छी ट्रिक यहाँ पे निकाल के लाई हूँ, इतनी अच्छी अच्छी मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई हैं, और सारे ही जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखिए मैं आपको जब पढ़ाती हूँ ना तो मैं सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करती हूँ, आपसे इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये है कि मेरे चैनल पे आपको सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड बात मिलेगी, बाकी अदर कोई फालतू बात यहाँ पे नहीं की जाती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपने पढ़ाई अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जितनी भी मैं वीडियो डाल रही हूँ आप उसको डेली अच्छे से क्या है रिवाइज करें और अपने अच्छे नोट्स बनाएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे नोट्स हैं, तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे थे जायद की फसल की। तो देखिए जायद की फसल क्या होती है, जायद की फसल देखिए मार्च से अप्रैल के मध्य में क्या है बोई जाती है, और जून जुलाई में क्या है काट ली जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। जैसे कि इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, सब्जियां, मक्का, खरबूज, तरबूज, अरबी, ककड़ी, भिंडी, ये सब किस में आएंगी, जायद की फसल में आएंगी, ठीक है। आपको मेन याद क्या रखना है, फसल बोई कब जाती है और काटी कब जाती है। बोते हैं हम मार्च अप्रैल में, और काटते हैं जून जुलाई के बीच में, हम इसे काट लेते हैं, ठीक है। अब इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है, जा मत ताऊ लौट कर खीरा खा लो, ठीक है। जा मत ताऊ लौट कर खीरा खा लो। अब देखिए जा सा मतलब है आपका जायद, मतलब जायद की फसल, जा से आपका मतलब है जायद की फसल। माँ से मतलब है मूंग, ता तरबूज, ता का मतलब है तोरई, ऊ का मतलब है यहाँ पे उड़द, लौ का मतलब है लौकी, टा का मतलब है टमाटर, का मतलब है आपका ककड़ी, और रा का मतलब है आपका राई, ठीक है। और खीरा मतलब खीरा, खा का मतलब है खरबूज, और लो का मतलब है लुबिया, ठीक है। तो देखिए ये आपकी किसकी ट्रिक हो गई, ये आपकी हो गई जायद की फसल की ट्रिक। जा मत ताऊ लौट कर खीरा खा लो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जायद की फसल। देखिए यहाँ पे आपकी तीनों ही फसलें मैंने ट्रिक के साथ आपको बता दी हैं, आपको याद कर लेनी है कौन कौन सी फसल है। रबी की फसल, रबी की फसल है आपकी रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। खरीफ की फसल, अरे गधा बाजा मत बजा। जायद की फसल, जा मत ताऊ लौट कर खीरा खा लो, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका उपयोग की दृष्टि से भारतीय फसलों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। उपयोग की दृष्टि से भारतीय फसलों को क्या है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, खाद्य फसलें और नकदी फसलें। खाद्य फसलें कौन सी होती हैं, देखिए अब खाद्य फसलें वे होती हैं जिनको क्या है, जिनका उत्पादन भोजन के लिए किया जाता है, भोजन के लिए, ठीक है। वे फसलें जिनका उत्पादन मुख्यतः भोजन के लिए किया जाता है खाद्य फसलें कहलाती हैं। इसमें अन्न व दालें दोनों शामिल होती हैं, ठीक है। तो खाद्य फसलें आपकी क्या है, इनका जो उत्पादन है वो किस लिए किया जा रहा है, भोजन के पर्पज से किया जा रहा है। और इनमें जो है कौन कौन सी आती है, अन्न व दालें जो है वो इसमें शामिल है, किसमें, खाद्य फसलों में। नेक्स्ट है आपका नकदी फसल। तो नकदी फसल क्या होती है, मैंने अभी आपको बताई थी। इन फसलों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन्हें बेचकर धन प्राप्त करना होता है, ठीक है।
क्या है, नकदी फसल कौन सी होती है, जिन्हें बेचकर क्या है हम, इनका जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है ये फसलें उगाने का, वो ये होता है कि हम इन्हें बेचकर क्या है धन प्राप्त करेंगे। और किसान इन फसलों के उत्पादन को या तो संपूर्ण रूप में बेच देता है या आंशिक रूप से प्रयोग करता है। मतलब क्या करता है ये, या तो ये पूरी बेच देगा या फिर क्या करेगा, थोड़ी क्या है बचा भी लेता है अपने उपयोग के लिए, ठीक है, अपने खाने के लिए। तो ये अपने उपयोग के लिए कभी कभी बचा भी लेता है। तो ये हो गई आपकी नकदी फसलें। और नकदी फसलें होती कौन कौन सी हैं, ठीक है, नकदी फसलों में भी काफी टाइप आते हैं आपके, रेशे वाली, ठीक है, और तिलहन वाली। तो इसमें आपके ये मैंने सारे ही क्या है यहाँ पे लिख दिए हैं कौन कौन से आते हैं। जैसे कि कपास, जूट, ये आपके रेशे वाली हो गई। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, तंबाकू और तिलहन, ये सब क्या है आपकी नकदी फसलें हैं, ठीक है, जिन्हें बेचकर क्या है हम धन प्राप्त करते हैं। तो नकदी फसलें आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारी कृषि पद्धतियां। अब देखिए कृषि पद्धतियां क्या है। फसल उत्पादन में किसान अनेक तौर तरीके अपनाते हैं, इन्हें कृषि पद्धतियां कहते हैं। ये पद्धतियां निम्न प्रकार हैं। अब देखिए कृषि पद्धतियों का मतलब ये है कि फसल उत्पादन में जो किसान जो है वो जो भी तौर तरीके अपना रहे हैं, जो भी आपका मेथड अपना रहे हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कृषि पद्धतियां कहते हैं। और ये निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, बुआई के लिए मिट्टी तैयार करते हैं सबसे पहले, फिर मिट्टी में खाद देते हैं, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद सिंचाई। सिंचाई के बाद क्या होता है, हमारी फसल क्या है उगने लगती है, ठीक है। अब देखिए मिट्टी के लिए, सॉरी, बुआई के लिए मिट्टी तैयार करना, तो ये कैसे करते हैं। देखिए बुआई के लिए मिट्टी की तैयारी कैसे की जाएगी। देखिए बिना जोती गई जो मिट्टी होती है वो बुआई के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो बुआई के लिए पहले हमें क्या है, मिट्टी को जोतना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसे बीजों की बुआई के लिए तैयार किया जाता है। मिट्टी को बुआई के लिए पहले हल चलाना या जुताई की जाती है, ठीक है। या तो हल से हम जुताई करेंगे, या हम क्या कर सकते हैं, या हम ट्रैक्टर वगैरह से कर सकते हैं जुताई, ठीक है। तो पहले हल चलाना, उसके बाद जुताई की जाती है। छोटे खेतों की जुताई हल द्वारा या बैलों द्वारा की जाती है। बड़े खेतों की जुताई ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है, ठीक है। मैंने ही बताया, या तो आप हल के द्वारा भी कर सकते हैं, बैलों के द्वारा भी कर सकते हैं, और ट्रैक्टर के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हल और बैलों का जो यूज है वो छोटे खेतों के लिए होता है, और बड़े खेतों के लिए हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं। खेतों की जुताई के लिए जो आपका उपकरण यूज में आता है वो आपका कौन कौन से है। एक तो आपका हल हो गया, और एक हो गया आपका कैल्टीवेटर, ठीक है। याद रखना, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे, क्या है आपका कैल्टीवेटर। ये आपका क्या है, खेत की जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर, हल तो आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। हल तो हल है, उससे हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं आपकी खेतों की, ठीक है। अब जुताई के लाभ क्या क्या है, मतलब जो आपका फसल है या जो आपकी मिट्टी है उसकी जुताई के लाभ क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो जो जुताई होती है उससे क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी का मतलब है उसमें क्या है, थोड़ा मतलब ऐसे बीच बीच में गैप हो जाता, ठीक है। जिससे क्या है उसमें वायु युक्त बन जाती है वो, मतलब वायु उसके अंदर प्रवेश कर सकती है। भुरभुरी मिट्टी में खाद तथा उर्वरक आसानी से मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल आपकी ये चिपकवी मिट्टी है, और ये क्या है एकदम भुरभुरी मिट्टी है। तो आप इसमें अगर कुछ डालेंगे, कुछ उगाना चाहेंगे, तो यहाँ पे इतनी आसानी से क्या है इसके अंदर नहीं जा पाएगा। जबकि क्या है, जो भुरभुरी मिट्टी है इसमें आप खाद या उर्वरक मिलाते हैं तो ये अंदर तक आसानी से चले जाते हैं और आसानी से इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। जड़ों की अच्छी वृद्धि होती है। जुताई करने से जो जड़ होती है उनकी वृद्धि क्या है, अच्छे से होती है, और खरपतवार उखड़ जाते हैं। जो मतलब खरपतवार का मतलब होता है आपका, जो आपकी जंगली घास होती है, ठीक है, जो मतलब जंगली घास हो गई, और ऐसे ही जो भी पौधे उगाते हैं जो हमारी खेत के लिए नुकसान होते हैं, खेत के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो वो जब जुताई करते हैं ना, तो ये चीजें क्या है, उखाड़ उखड़ जाती हैं अपने आप, ठीक है। तो इसलिए एक बड़ा फायदा ये भी है कि खरपतवार जो होता है वो उखड़ जाता है। तो ये तो हो गए आपके जुताई के लाभ। नेक्स्ट आपका बोने के बाद क्या होता है, मिट्टी पाटन। अब देखिए पहला आपका क्या था, पहला आपने देखिए बुआई के लिए मिट्टी तैयार कर ली, ठीक है। तो अब पहले आपने मिट्टी जोत ली, अब मिट्टी आपने जोत ली, फिर आप क्या करेंगे, मिट्टी को पाटेंगे भी तो, ठीक है। फिर मिट्टी के पाटने के लिए देखिए क्या करेंगे, मिट्टी के बड़े बड़े डेलों को छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रित मिट्टी में बदलने की जो क्रिया होती है उसे पाटन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप बहुत बड़े बड़े डेले होते हैं ना आपके खेतों में, तो उसको क्या है, उसको हम कूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेते हैं, तो इसे पाटन बोला जाता है। अब पाटन के लिए जो आपका उपकरण यूज होता है वो कौन सा है, पाटा और मैलेट, ठीक है। पाटा और मैलेट का प्रयोग किया जाता है मिट्टी के पाटन में, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, मिट्टी में खाद देना। मिट्टी में खाद कैसे देते हैं, क्यों दिया जाता है खाद। देखो खेत की मिट्टी
तो ये खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को सुधारने के लिए खाद मिलाना क्या कहलाता है? खाद देना कहलाता है। जो आपकी मिट्टी होती है ना उसको उर्वरता को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी में खाद मिला देते हैं। ठीक है, भूमि में खाद देने से क्या है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है तथा फसल की गुणवत्ता दोनों में ही सुधार होता है। ठीक है, तो इसलिए खाद देने के क्या क्या फायदे हैं देखिए आपके, इससे क्या है उर्वरक क्षमता और फसल की जो गुणवत्ता है दोनों में ही क्या है सुधार होता है। मिट्टी में खाद देने के लिए किस किस का यूज किया जाता है, देखिए खाद देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्प्रे पंप होता है, डिबलर होता है आपका ड्रिबलर। ठीक है, और ट्रैक्टर चलित खाद छिड़काव यंत्र। आपने देखा होगा ट्रैक्टर में ना पीछे को ना ऐसे जुड़ा हुए, जी आपका ट्रैक्टर है इसमें यहाँ पे एक यंत्र टाइप जुड़ा होता है, यहाँ पे ये इससे स्प्रे होता रहता है, पूरा छिड़काव लगता रहता है ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये ट्रैक्टर आगे चलता रहता है और इसमें से क्या है छिड़काव होता रहता है, तो पूरे खेत में क्या है आप खाद लगा सकते हैं आराम से। तो ये आपका क्या कहलाता है, ट्रैक्टर चालित खाद छिड़काव यंत्र कहलाता है। ठीक है, और स्प्रे पंप तो देखा होगा आपने, वो बैग टांग लेते हैं पीछे पीछे बैग टांग लेते हैं और आगे ऐसे जो हाथ में होता है उनके यहाँ से इसमें से स्प्रे निकलता रहता है, तो ये आपका स्प्रे पंप होता है। ठीक है, और ड्रिबलर क्या होता है, ठीक है ड्रिबलर भी आपका ऐसे ही होता है छिड़काव लगाने का। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिट्टी में खाद देना। ठीक है, खाद देने के लाभ क्या क्या है, अब खाद देने के लाभ क्या क्या है मैंने अभी बताया आपको, उर्वरक क्षमता बढ़ी रहती है। ठीक है, उर्वरक क्षमता है वो बनी रहती है, फसल की गुणवत्ता बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी क्वालिटी भी क्या है अच्छी हो जाती है। मिट्टी में कार्बन की वृद्धि और वायुमंडल में कार्बन के स्तर में कमी आ जाती है। मिट्टी में क्या है कार्बन की वृद्धि हो जाती है और वायुमंडल में कार्बन के स्तर में कमी आ जाती है, किसके कारण, खाद देने से। ठीक है, मिट्टी का क्षरण व अपवाह कम हो जाता है, मतलब मिट्टी का जो क्षरण का मतलब है उसका नुकसान, ठीक है, और अब कम कम हो जाता है, इसकी जो कमी होती है वो कम हो जाती है, किसकी, मिट्टी की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीज बोना। अब देखिए, अब हमने क्या करा, पहले तो हमने जुताई करी खेत की, उसके बाद पाट लिया। ठीक है, और जो डेले थे उसको क्या है हमने कूट लिया। अब ये सब काम हो गया, अब मिट्टी हमारी तैयार हो गई, अब हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे उसके बाद। अब देखिए बीज बोने के लिए खेत की जुताई और खाद देने के बाद बीज बोए जाते हैं। बोने से पहले ये आवश्यक है कि बीज अच्छी गुणवत्ता रखता हो, स्वस्थ हो तथा रोग मुक्त हो। ठीक है, तथा रोग मुक्त हो। बीज बोने में देखिए सबसे पहले आपने ये नहीं कि ऐसे ही बीज ले आया आप और बो दिया, ऐसा नहीं करना है। क्या करते हैं, पहले खेत की जुताई और खाद देने के बाद, पहले हमने जुताई करी थी उसके बाद खाद दी थी, उसके बाद हम बीज बोएंगे। तो बीज बोने के लिए यह आवश्यक है कि बीज एक तो अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो और रोग मुक्त हो, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा ना हो लगा हुआ। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता के बीज ही, जो देखिए अगर आप बीज अच्छे होंगे तो फसल भी क्या है आपकी अच्छी होगी। तो अच्छी गुणवत्ता के बीज ही अच्छी फसल देने में सक्षम होते हैं। बीज ना तो जमीन के इतनी गहराई पर हो और ना ही क्या है इतनी ऊपर हो। अगर ज्यादा गहराई में होगा तो क्या होगा, उसमें सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाएगा, और ना ही जमीन के इतना ऊपर हो कि उसे हवा या पानी उड़ा के ले जाए या बहा के ले जाए। ठीक है, तो क्या है, बीज ना तो जमीन के ज्यादा अंदर होना चाहिए, क्योंकि वरना सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और ना ही जमीन के ज्यादा ऊपर होना चाहिए, जिससे क्या है पानी और हवा क्या है बहा के ले जाए। बीजों को बोने का कार्य हाथों तथा मशीनों दोनों के द्वारा होता है। बीजों को जो बोने का कार्य होता है वो हम हाथ से भी करते हैं और मशीनों से भी करते हैं, लेकिन हाथ से जो बोए गए जो बीज होते हैं उनके बीज का स्थान ज्यादा हो सकता है, तथा बीज इधर उधर क्या है, बीज जो है इधर उधर गिर सकते हैं, अतः अधिकतर किसान बीज बोने के लिए मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए आपके हाथ से क्या है इतने अच्छे से बीज नहीं बोए जाते हैं, क्योंकि आप हाथ से बोते हो आपने एक यहाँ पे बोया एक यहाँ पे, फिर यह डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं रहता है, इधर उधर हो जाता है, इसलिए मशीन से क्या है ये प्रॉपर एक डिस्टेंस पे लगता है बीज, तो यहाँ पे क्या है इसलिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है अधिकतर। कुछ फसलें जैसे चावल, टमाटर, प्याज, मिर्च, बैगन आदि फसलों को क्या है बीज सीधे छोटी क्यारियों में बोया जाता है। पहले क्या करते हैं, ये जो है ना ये सब इनके बीज होते हैं, इन वाले आपके फसलें हैं, इनके फसलों के बीज होते हैं, तो हम क्या करते हैं छोटी क्यारियों में पहले इनको बो लिया, फिर जब पौधा बड़ा हो जाता है तो इन्हें सावधानी से पौधों को मुख्य खेत में लगाया जाता है। फिर इसको क्या है, जब ये पौधा तैयार हो गया फिर इस पौधे को उठाया और हमने क्या करा, खेत में लगा दिया। तो ये जो विधि होती है ना, पहले आपने क्या करा, एक क्यारी में लगाया छोटी क्यारी में, उसके बाद जब पौधा बन गया तो आपने खेत में लगा दिया, तो ये जो विधि होती है ये आपकी अतिरोपण विधि कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अतिरोपण विधि। तो अतिरोपण विधि कहलाती है। बीज बोने के लिए
पशु चालित प्लांटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है बीज बोने के लिए? पशु चालित प्लांटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पे बीज भी बो लिया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है उसे सिंचाई करना। सिंचाई कैसे करेंगे? शुष्क मौसम में फसलों को उगाने तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए खेतों में जल पहुंचाने की प्राकृतिक प्राकृतिक होगा यहाँ पर। ठीक है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम व्यवस्था सिंचाई कहलाती है। ठीक है, देखिए शुष्क मौसम हो और क्या है, फसलों को खेतों में उगाने के लिए और उत्पादन में वृद्धि के लिए, उसकी वृद्धि के लिए क्या है, आप क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। ठीक है, खेतों में क्या है, या तो आप प्राकृतिक जैसे वर्षा का पानी है उससे भी आपकी सिंचाई हो जाती है, और कृत्रिम मतलब कृत्रिम व्यवस्था का मतलब हो गया जैसे पंप हो गया आपका। ठीक है, सोलर पंप हो गया, रेन गन हो गया, इससे आप सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सिंचाई के लिए रेन गन, सोलर पंप आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? रेन गन का और सोलर पंप का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है आपका सिंचाई के लिए। ठीक है, अब देखिए सिंचाई के लाभ क्या क्या हैं। तो देखिए सिंचाई के लाभ, खेत से पोषक तत्वों को पौधों में पहुंचाने के लिए। अब देखिए खेत में जो पोषक तत्व हैं उनको पौधों में पहुंचाने के लिए क्या है, हम सिंचाई करते हैं। ठीक है, और जो आपकी मृदा है अगर आप उस पर सिंचाई नहीं करेंगे तो वो क्या है, एकदम सूख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नमी बनाए रखने के लिए जंगली घास कम उगती है। अगर आप सिंचाई करोगे तो वहाँ पे क्या है, जंगली घास क्या है, कम उगेगी, खरपतवार वहाँ पे कम होगी। और धूल से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए, मतलब अगर वहाँ पे मिट्टी सूखेगी तो वहाँ पे धूल ज़्यादा उड़ेगी आपकी, लेकिन अगर आप क्या है वहाँ पे आप सिंचाई करते हो तो वहाँ पे क्या है, आपका वायु प्रदूषण जो है वो कम होगा वहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो आपकी फसल तैयार करने का जो आपका तरीका है। उसके बाद आता है हमारा कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, अब देखिए कीटनाशक क्या होता है, जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कीट मारने के लिए किया जाता है वे कीटनाशी कहलाते हैं। ठीक है, जो भी आपके रासायनिक पदार्थ हैं और उनका प्रयोग कीटों को मारने के लिए किया जाएगा तो वो आपका कीटनाशी कहलाते हैं। हानिकारक जीवों को क्या कहते हैं? पीड़क, पेस्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीड़क कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि कीट, चूहे, पक्षी सामान्य पीड़क हैं। ये क्या है, आपके सामान्य पीड़क हैं। ये चूहे हैं जो आपकी पूरी फसल को खराब कर देते हैं, तो इन्हें पीड़क बोला जाता है। इसलिए इनसे सुरक्षा के लिए रसायन का छिड़काव करते हैं जिन्हें पीड़कनाशी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? पीड़कनाशी कहते हैं। ठीक है, और जीवों से उत्पन्न पीड़कनाशियों को जैवनाशी कहते हैं। अब जो इन जीवों से उत्पन्न जो आपके कीड़कनाशी होंगे, पीड़कनाशियों को क्या कहेंगे हम? जैवनाशी बोलते हैं। ठीक है, जैवनाशी का मतलब ये है कि जो आपकी जो जैव है मतलब मिट्टी है और उसको क्या है, इसको ये खत्म कर देते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं ये। ठीक है, जो आपके पीड़कनाशी होते हैं, पीड़कनाशी जैव को क्या है, खत्म कर देते हैं, जैवनाशी, इसलिए इनको जैवनाशी भी बोलते हैं। चूहानाशी, संगठित पीड़क, गैमेक्सिन आदि क्या है, कीटनाशक रसायन है। ठीक है, कीटनाशक जो दवाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं? चूहानाशी, संगठित पीड़क और गैमेक्सिन। ठीक है, ये आपके क्या है, कीटनाशक रसायन है। कीटनाशकों के दुष्प्रभाव, अब देखिए कीटनाशकों के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं। अब देखिए हम देखिए कीटनाशक तो लगा देते हैं अपने उसमें दवाई, लेकिन उससे क्या आपका हानि है ये देखिए आप। मिट्टी, पानी, वनस्पतियों को दूषित कर सकते हैं। अब आप कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में तो उससे मिट्टी तो क्या है, दूषित होती है, पानी भी दूषित होता है, और जो उसमें वनस्पति उग रही है वो भी यहाँ पे दूषित हो रही है, उसमें भी इसका प्रभाव जा रहा है कीटनाशी दवाइयों का। ठीक है, ये कीटनाशी के अलावा अन्य जीवों के लिए विषाक्त हो सकते हैं। अब देखिए आपने क्या है, वहाँ आप मार रहे हैं किसको, कीटों को, या फिर आप कह सकते हैं चूहे को मारने के लिए, और इनके लिए आप कीटनाशक दवाइयाँ लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अन्य जीव हैं जैसे कि आपका केचुआ हो गया, वो तो आपका किसानों का मित्र होता है, केचुआ हो गया। ठीक है, चींटी हो गई, ये क्या है, इनकी वजह से इनके जो अन्य जीव हैं वो भी क्या है, मर सकते हैं, विषाक्त हो सकते हैं। ठीक है, और ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को कम कर देता है। अब देखिए मिट्टी में बहुत सारे आपके बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके शैवाल होते हैं, फफूंदी होती हैं, जिनके कारण मिट्टी क्या है, उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या है, बहुत उपयोगी होते हैं मिट्टी के लिए, ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं। अब आप कीटनाशक वहाँ पे दवाइयाँ छिड़कते हैं तो उससे क्या होता है, आपका ये जो बैक्टीरिया होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का, वो क्या होता है, कम कर देता है आपका। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपका
नुकसान ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका भोजन के मूल स्रोतों को क्षति। जो भोजन के जो मूल स्रोत होते हैं, मतलब आप जिसकी फसल उगा रहे हैं, ठीक है, आप जिसकी भी फसल उगा रहे हैं उसको भी ये बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कीटनाशकों के दुष्प्रभाव, ठीक है। अब देखिए ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका। इसमें आपका एक टॉपिक था मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। ये वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये आपकी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, बहुत लंबी खिंच गई थी, तो आपको इतना एक दिन के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको आप पूरा नोट्स तैयार कर लेना, और कल हम इसका इसी आपका टॉपिक का सिर्फ एक इस चैप्टर का जो चैप्टर 2 है आपका फसल और क्या है आपका मिट्टी, मृदा और फसल, इसका हमारा सिर्फ एक टॉपिक रहेगा मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे ये जो मैंने आपके पॉइंट लिखे हैं ना इतने इंपॉर्टेंट, ठीक है, सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर से और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आप इस चैप्टर से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। आगे बात समझ में? तो आप लोग इसको अच्छे से अपने नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को समझ में आया, वीडियो कैसी लगी, जरूर बताना आप लोग मुझे कमेंट करके। आपके कमेंट पढ़ के मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।